नमस्कार साथियों, मैं राहुल शुक्ला क्रांति के नायक के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। साथियों, पिछले एपिसोड में हमने वीरांगना रोहिणी बरुआ के बारे में बात की थी। साथियों, आज के इस एपिसोड में हम शंकर महाले के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने 14 वर्ष की अल्प आयु में ही देश के लिए अपना बलिदान दे दिया। नागपुर महाराष्ट्र के चिटनीस पार्क में दिनांक 8 अक्टूबर 1939 के दिन अखिल भारतीय साम्राज्यवाद विरोधी कॉन्फ्रेंस का अधिवेशन चल रहा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रमुख वक्ता थे। क्रांतिकारी विचारधारा के कारण नेताजी को 3 वर्ष के लिए कांग्रेस से निकाला जा चुका था, लेकिन अधिवेशन में उपस्थित लाखों लोगों की भीड़ उनकी फैलती यशाधारा की प्रत्यक्ष गवाह थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ओजस्वी भाषणों ने ब्रिटिश सरकार की रातों की नींद उड़ा दी थी। सभा स्थल को चारों ओर से सशस्त्र पुलिस ने इस प्रकार घेरा हुआ था कि मानो किसी खूंखार अपराधी की तलाश हो। हाँ, सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश साम्राज्य के लिए खूंखार अपराधी ही तो थे, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के समूल नाश के लिए कमर जो कस ली थी। कुछ समय पश्चात सुभाष का ओजस्वी स्वर गूंजने लगा। मैंने गत वर्षों में सारे भारत का भ्रमण करते हुए पाया है कि भारत का जन जन जाग उठा है। फिर भी अंग्रेजों को अपने साम्राज्य की जड़ों का खोखलापन नहीं दिख रहा, लेकिन मैं भविष्य के दृष्टिपटल पर अंग्रेजी साम्राज्य के भवन को भरभरा कर ढहते हुए स्पष्ट देख रहा हूँ। अतः यहाँ एकत्र समस्त युवा शक्ति का आह्वान करते हुए मैं इस संकल्प को पुनः दोहराता हूँ कि मातृभूमि की मुक्ति के महासमर में चाहे कितनी भी आहुतियां क्यों ना देनी पड़े, हम देंगे, लेकिन अपने कदम पीछे नहीं हटाएंगे। इतना कहते ही सभा में जोर से नारे गूंजने लगे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। फरवरी 1938 में कांग्रेस के 51वें अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 51 बैलों की गाड़ी पर अभूतपूर्व जुलूस निकाला गया था। इसके पश्चात नेताजी युवाओं के हृदय सम्राट बन गए थे। अतः उनके आगमन की सूचना पाकर दूर दूर से स्कूलों और कॉलेजों के छात्र भारी संख्या में सभा में उपस्थित हुए थे। इन्हीं युवाओं में एक था 14 वर्षीय शंकर महाले। वंदे मातरम नारे के बाद उसे चुप न रहा गया। वह लगातार इनकलाब का नारा लगाता रहा। उसके पीछे अन्य छात्र भी जिंदाबाद का तीव्र ध्वनि में जवाब देते रहे। जब बहुत देर तक इनकलाब जिंदाबाद का नारा चलता रहा और छात्रों का जोश ठंडा न हुआ, तो सभा में उपस्थित मग्न लाल बागड़ी और श्याम नारायण कश्मीरी के हस्तक्षेप से नारों का उच्चारण बंद हुआ और सभा में शांति हो सकी। उस समय वहां उपस्थित शंकर राव गेदाम ने कहा, बागड़ी साहब, इस छोटे बालक के जोश को आपने अपने प्रभाव से रोक अवश्य दिया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि शंकर महाले के रूप में साक्षात शंकर ही बोल रहे हों। अब लगता है विध्वंस की बेला आ चुकी है और शीघ्र ही ऐसा तांडव होगा कि समस्त आसुरी शक्तियां नष्ट हो जाएंगी। साथियों, शंकर गोडाम की भविष्यवाणी सही साबित हुई। विध्वंस की बेला आ चुकी थी। सन 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा पूरे देश में गूंज उठा। गांधी जी ने नवयुवकों को राह दिखा दी, करो या मरो, अब आजादी पाने के लिए तीसरा और कोई रास्ता नहीं है। अंग्रेजों भारत छोड़ो घोषणा के अगले ही दिन 9 अगस्त को क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1908 के सेक्शन 16 को आधार मानकर सरकार ने नागपुर की कांग्रेस कमेटी, हिंदुस्तान रेड आर्मी, राष्ट्रीय युवक संघ और शिवाजी मंडल आदि राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं पर पाबंदी लगा दी। नेताओं की रातों रात गिरफ्तारी ने आंदोलन की अग्नि को और भड़काकर हिंसक बना दिया। युवक सड़कों पर उतर आए। दिनांक 12 अगस्त शुक्रवार का दिन था। क्रांतिकारी संगठन शहर की सरकारी इमारतों पर तिरंगा फहराने की योजना बना रहे थे। चारों ओर पुलिस का भारी बंदोबस्त था। शहर के लोग आतंकित थे। आतंक के ऐसे वातावरण में भी संघर्ष का आरंभ एक 12 वर्षीय बालक डोमा बांते ने किया।
गाड़ी खान में तालाब के निकट एक कोऑपरेटिव बैंक था। डोमा बांते ने अपनी बाल सेना एकत्र की और तिरंगा हाथ में उठाए नारे लगाता हुआ यह बालक अपनी टोली के साथ बैंक में जा घुसा। बैंक अभी खुला ही था। इस टोली ने बैंक में घुसते ही उत्पात मचाना आरंभ कर दिया। बैंक के रिकॉर्ड तालाब में फेंक दिए, गार्ड से बंदूक छीनकर तालाब में फेंक दी। बैंक के कर्मचारी और दूसरे सभी लोग इन छोटे बच्चों के साहस को देख आश्चर्यचकित थे और क्रोधित भी। प्रारंभ में तो वे इसे छोटे बच्चों की शरारत ही समझते रहे, लेकिन जब डोमा बांते ने ललकारा, आज़ादी की लड़ाई आरंभ हो चुकी है, नौकरी छोड़ो और हमारे जुलूस में शामिल हो जाओ, तब लोगों को समझ आया कि यह बच्चों का उत्पात नहीं बल्कि आज़ादी का संघर्ष है। फिर तो लोग बच्चों के साहस की सराहना किए बिना न रह सके। देखते ही देखते बच्चों ने बैंक पर तिरंगा ध्वज फहरा दिया। वहीं दूसरा मोर्चा जिला न्यायालय पर जमा हुआ था। कुछ छात्र तो न्यायालय परिसर के पास भारी संख्या में उपस्थित पुलिस बल से उलझते रहे। उधर चुपके से प्रशांत पांडे ने कचहरी के ऊपर पहुंचकर तिरंगा ध्वज फहरा दिया। जैसे ही तिरंगा फहरा, परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने उसका अभिवादन किया। इस दृश्य को देख पुलिस हैरत में थी। न्यायालय पर तिरंगा फहराता देख पुलिस अधिकारी फरकुहर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। निहत्थे लोगों पर गोलीबारी का समाचार जंगल में आग की तरह सारे शहर में फैल गया। लोग अपने अपने हथियार लेकर चौराहों पर जमा होने लगे। इस घटना के समय शंकर महाले अपने पिता दजीबा महाले के साथ नवाबपुरा के अपने घर में था। उसकी मां बचपन में ही उसे अकेला छोड़ स्वर्ग सिद्धार गई थी। न कोई भाई था न बहन, पिता ही उसके सब कुछ थे। अभी 17 वर्ष की ही आयु थी, लेकिन देश को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए वह बेचैन रहता था। जिला न्यायालय पर हुए गोलीकांड की सूचना मिलते ही उसका खून खौल उठा। उसने अपने साथियों को एकत्र किया, जो जुलूस की शक्ल में नारे लगाता हुआ चिटनीसपुरा पुलिस चौकी पर जा पहुंचा। बालक के अंदर उठते हुए उस तूफान को पिता भला कैसे रोकते। दजीबा महाले भी जुलूस में जा पहुंचे। पुलिस चौकी पहुंचते पहुंचते जुलूस में सैकड़ों की संख्या में लोग आ मिले। जुलूस को पुलिस चौकी की तरफ बढ़ता देख पुलिस दल ने बिना चेतावनी दिए ही गोली चलानी शुरू कर दी। दजीबा महाले को सिर में गोली लगी। वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। मातृवेदी पर अपने रक्त का अर्घ्य चढ़ाकर दजीबा शहीद हो गए। शंकर महाले ने जब यह देखा तो उसका हृदय चीत्कार कर उठा, लेकिन उसने धैर्य से काम लिया। पिता के शव को लोग भीड़ से बाहर ले जाने लगे। शंकर ने लोगों को ललकारा, ये केवल मेरे पिता की ही हत्या नहीं है, यह आसुरी शक्तियों द्वारा मानवता की हत्या है। आसुरी शक्तियों की हमारे लिए यह चुनौती है। इन्हें कभी क्षमा नहीं किया जा सकता। नष्ट कर दो इस दानवी प्रवृत्ति को। शंकर के इतना कहते ही किसी ने जोर से हुंकारा, वंदे मातरम, और गोलियों की चिंता किए बिना ही जनसमूह पुलिस थाने पर टूट पड़ा। शंकर का तांडव आरंभ हुआ। पुलिस वालों की राइफलें छीन ली गईं, उनकी वर्दियां उतारकर खूब पिटाई की गई। इस संघर्ष में एक सिपाही बाल गोविंद की हत्या कर दी गई। कुछ पुलिस वालों ने थाने से भागकर जान बचाई। बाद में थाने को आग के हवाले कर दिया गया। चिटनीसपुरा पुलिस चौकी की घटना के बाद पुलिस बल ने नवाबपुरा बस्ती की घेराबंदी कर निरपराध लोगों पर दमन चक्र आरंभ कर दिया। घरों में घुस घुसकर महिलाओं को बेइज्जत किया गया। नवाबपुरा के करीब 250 लोगों को बंदी बना लिया गया। पुलिस शंकर महाले को गिरफ्तार करने उसके घर पहुंची। घर पर शोकाकुल लोगों की भीड़ जमा थी। अचानक पुलिस को वहां देख लोग चौंके। एक व्यक्ति बोला, शंकर महाले दजीबा की इकलौती संतान है, उसे अपने पिता का अंतिम संस्कार कर लेने दो। पुलिस दल उसकी ओर घूर घूर कर देखने लगा। एक अधिकारी बोला, हमें ऊपर से शंकर की गिरफ्तारी का आदेश हुआ है, वह तो हम अवश्य करेंगे। शंकर के पिता ने उसे कभी मां, भाई या बहन की कमी का अनुभव नहीं होने दिया, लेकिन आज पहली बार इतनी भीड़ में भी वह अपने को अकेला ही पा रहा था। पुलिस के आगे गिड़गिड़ाना उसने सीखा नहीं था। वह अपने पिता के अंतिम संस्कार को लेकर गहरी सोच में पड़ गया। शंकर की विचार भंगिमा को तोड़ते हुए उसका दोस्त आगे आ खड़ा हुआ और बोला, शंकर तुम चिंता न करो, यह जैसे तुम्हारे पिता हैं वैसे ही मेरे भी पिता तुल्य हैं। इनका अंतिम संस्कार मैं करूंगा। फिर तो अन्य लोग भी बोल उठे, हाँ शंकर, हम करेंगे तुम्हारे पिता का अंतिम संस्कार।
पुलिस ने किसी प्रकार की दया न दिखाते हुए क्रूरता की सीमाएं लांघ दी। एक पुलिस वाले ने जैसे ही शंकर को अपने साथ ले जाने के लिए उसका हाथ पकड़ा, लोगों की सिसकियां फूट पड़ी। रोते बिलखते लोगों के बीच से पुलिस शंकर महाले को गिरफ्तार करके ले गई। भारी संख्या में सशस्त्र पुलिस के आगे लोगों की एक न चली। नवाबपुरा राष्ट्रीय शिवाजी मंडल के प्रमुख पुंडलिकराव केडू अपनी भावनाओं पर नियंत्रण न रख सके। वह पुलिस से उलझ पड़े। एक सिपाही ने उनके मुंह पर बंदूक की मूठ का ऐसा वार किया कि उनके मुंह से खून की धारा बहने लगी। उनका वहीं देहांत हो गया। सभी गिरफ्तार लोगों पर मुकदमा चलाया गया। शंकर महाले सहित 5 लोगों को फांसी की सजा घोषित हुई। बाद में शंकर महाले को छोड़कर शेष 4 की फांसी की सजा 30 वर्ष के कठोर सश्रम कारावास में बदल दी गई। शंकर महाले 19 जनवरी 1943 को वंदे मातरम का उद्घोष करता हुआ फांसी के फंदे पर झूलकर शहीद हो गया। पिता पुत्र की 2 पीढ़ियों ने मां भारती के चरणों में अपने जीवन पुष्प अर्पित करके अमरत्व प्राप्त कर लिया। मुख्य घटना के बाद घटना स्थल का नाम झंडा चौक पड़ा। उसी झंडा चौक पर शहीद शंकर महाले स्मारक समिति ने शहीद भवन का निर्माण करवाया और वहीं पर शंकर महाले की एक विशाल प्रतिमा भी स्थापित की। शहीद भवन में भूले बिसरे क्रांतिकारियों के चित्रों का एक विशाल संग्रहालय है। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए क्रांतिकारी के एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम।